नमस्कार, बात पते में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये हुआ है कि मोदी सरकार के 100 दिन कल पूरे होने जा रहे हैं और इस मौके पर सरकार ने पहले 100 दिनों में किए गए कामकाज की पूरी एक पुस्तिका जारी की है और इसी के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय भी रखी है। सरकारी सूत्रों ने वन नेशन वन इलेक्शन से लेकर जनगणना और साथ ही जम्मू कश्मीर चुनाव, यूसीसी, इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से जानकारी दी है। बताया कि सरकार की इच्छा क्या है, मंशा क्या है और सरकार अगले 5 साल में किस तरह से काम करने जा रही है। इस बार परिस्थितियां थोड़ी अलग हैं क्योंकि बीजेपी को अपने बूते बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी की 240 सीटें आई। बीजेपी इस बार सरकार चलाने के लिए टीडीपी, जेडीयू, इन तमाम दलों के ऊपर निर्भर है। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा था कि क्या सरकार अपनी नीतियों में बदलाव करेगी, क्या सहयोगियों के दबाव में झुक जाएगी। तो इसे लेकर भी सरकार के रणनीतिकारों ने स्पष्ट किया है कि जो नीतियां 2014 में तय की गई थी, जो एजेंडा 2014 में तय किया गया था, सरकार अगले 5 साल उसी पर काम करेगी, उन्हीं नीतियों पर काम करेगी। हाँ, नीतियों में समय के हिसाब से कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर एजेंडा वही रहेगा जो 2014 में था। सरकारी सूत्रों ने इस बात से भी इनकार किया कि उनके ऊपर कोई दबाव है। उन्होंने कहा कि सहयोगी दल 2014 से ही सरकार में शामिल थे, इसलिए ये कहना गलत है कि उन्हें पहली बार शामिल किया गया है। रही बात दबाव की, तो उनका ये कहना है कि हर दल की अपनी अपनी अलग राय होती है, लेकिन जब फैसले होते हैं तो सब इस पर मानते हैं, उस पर अमल करते हैं। दूसरी बात जो आई थी, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक देश एक चुनाव। इसका मतलब ये है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव हो और साथ ही सभी स्थानीय निकाय के चुनाव भी, नगर निगम तक के चुनाव, पंचायतों तक के चुनाव भी सब एक साथ ही करा लिए जाए। तो इसके बारे में आपको याद होगा कि 2014 में जब सरकार पहली बार बनी थी, तब से लेकर के आज तक बात हो रही है। पीएम मोदी कई मौकों पर इस पर बोल चुके हैं। हाल ही में जब 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले पर झंडा फहराया था, तब भी उन्होंने ये बात कही थी, कहा था कि एक देश एक चुनाव को लेकर समय आ गया है कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाए। पिछले कार्यकाल में भी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, जिसमें कि गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इसने कई सुझाव दिए कि किस तरह से एक देश एक चुनाव, यानी सारे चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। इसी बीच विधि आयोग जो है, वो भी अपनी रिकमेंडेशन देने वाला है कि एक देश एक चुनाव कैसे हो सकता है। सरकारी सूत्रों ने हमें ये जानकारी दी है कि सरकार इसको लेकर काफी गंभीर है। कोशिश यही है कि ये जो मौजूदा कार्यकाल है, यानी मोदी 3.0, इसमें एक देश एक चुनाव पर अमल कर लिया जाए। जाहिर सी बात है कि 2029 में अगला लोकसभा चुनाव होना है, तो ऐसे में अगर एक साथ चुनाव होना भी है तो वो 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ ही हो पाएगा। उससे पहले सरकार की कोशिश होगी कि संविधान में संशोधन करा लिया जाए। इसके लिए जो भी जरूरत है, क्योंकि संशोधन इसलिए करना होगा कि कुछ विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाना होगा, कुछ विधानसभा का कार्यकाल कम करना होगा, और इसीलिए कोशिश ये होगी कि संविधान संशोधन बिल पारित करवा लिया जाए। इसके लिए राज्यसभा में अभी तक सरकार के पास बहुमत नहीं था, लेकिन अब सरकार ने धीरे धीरे करके अपना बहुमत जुटा लिया है और आज की तारीख में कुछ निर्दलीयों और कुछ मनोनीत सदस्यों के समर्थन से सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत आ गया है। तो ऐसे में जब भी सरकार चाहे वो इसके बारे में संविधान संशोधन पारित करा सकती है। हालांकि जो सरकारी सूत्र वो कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इस पर आम राय बने, लेकिन हम जानते हैं कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरी पार्टियां हों इंडिया ब्लॉक की, वो इसके पक्ष में नहीं है। उन्हें लगता है कि इससे डिसरप्शन होगा, इससे एक ही पार्टी को अपना डोमिनेंस बढ़ाने में मदद मिलेगी, और इसलिए कई क्षेत्रीय पार्टियां भी इसके खिलाफ है। हालांकि जहां तक सरकार के सहयोगी दलों का सवाल है, इसमें जेडीयू एक देश एक चुनाव के पक्ष में है। टीडीपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि सहयोगी दलों का क्या स्टैंड रहता है, टीडीपी का क्या स्टैंड रहता है। लेकिन सरकार चाहती है कि इसको 2029 से पहले करा लिया जाए, तो इसको लेकर सरकार गंभीर है और वो ये कह भी रहे हैं कि वो 2029 से पहले इसको कराएंगे भी। अब दूसरा बड़ा मुद्दा है जनगणना का। आप जानते हैं कि हर 10 साल में जनगणना होती है भारत में। जनगणना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसी के आधार पर सरकार अपने आंकड़े तय करती है, विभिन्न योजनाओं के लिए कितनी राशि देनी है ये तय करती है, किन लोगों तक क्या क्या मदद पहुंचनी है, क्या राहत पहुंचनी है, ये भी सरकार तय करती है। इसलिए आंकड़े काफी महत्वपूर्ण होते हैं। ब्रिटिशर्स के ज़माने से ही ये जनगणना होती आई है, लेकिन पहली बार इसमें डिसरप्शन हुआ 2020 में। ये जनगणना का काम शुरू होना था क्योंकि 2021 तक की जनगणना पूरी होनी थी, लेकिन वो कोविड का समय था, कोविड महामारी का, और इसके चलते सरकार को ये जनगणना तब टालनी पड़ी थी। और जाहिर सी बात है कि तब मुमकिन भी नहीं था, जब लोग अपने घरों में कैद थे,
तब उनका जाकर के पूछना या कोई जनगणना के जो कर्मी है वो जाके उनको निकलना, उनके लिए पूछना, ये मुमकिन नहीं था। तो इसको टाल दिया गया। लेकिन अब 2024 में हम लोग खड़े हैं। अब ये कहा जा रहा है इस साल ये इशारा मिला है कि जनगणना जल्दी ही शुरू हो जाएगी और जनगणना कई मामलों के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा जो आज की तारीख में प्रासंगिकता है जनगणना की वो इसलिए क्योंकि मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है। ये भी कहा है कि जब जनगणना होगी उसके बाद परिसीमन होगा, उस परिसीमन में ही महिलाओं को कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में रिजर्व करना है ये तय किया जाएगा। तो इसके लिए जनगणना काफी महत्वपूर्ण है। और जनगणना को लेकर जो दूसरा राजनीतिक विषय बना है वो है जातिगत जनगणना को लेकर। बीजेपी के सहयोगी है जेडीयू, जिसने बिहार में इसकी शुरुआत की थी सर्वेक्षण करा के, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने इस मांग को लपक लिया है। पूरे देश में जातिगत जनगणना हो, ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बार बार पुरजोर तरीके से कह रहे हैं। जब हमने सरकारी रणनीतिकारों से पूछा कि जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी, तो इस पर उन्होंने कहा कि अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। लेकिन सरकार की ओर से अभी तक इंडिकेशन यही मिले थे कि सरकार जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है। इस बार जनगणना की खास बात यह भी है कि इसमें डिजिटल सेंसस होगी, यानी आप लोग घर बैठकर भी खुद अपनी जनगणना में अपना फॉर्म भर सकते हैं डिजिटल आधार पर। इसको वेबसाइट के लिए उसका पोर्टल होगा, उसका ऐप होगा, उसमें जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं। आधार के बेसिस पर ये जनगणना में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि जो एन्यूमरेटर्स होते हैं वो आपके घर ही आए, आप खुद भी डिजिटली इसको वेरीफाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये डिजिटल सेंसस कराने का प्लान इस बार सरकार का है। इसमें खर्चा थोड़ा कम आएगा, समय भी थोड़ा कम लगेगा, ये सरकार की उम्मीद है। लेकिन पहली बार देश में डिजिटल तरीके से सेंसस करवाई जाएगी। अगर खर्चे की हम बात करें तो करीब 12,000 करोड़ रुपया इसमें खर्च होगा इस सेंसस में। एक बड़ी एक्सरसाइज होती है, पूरे देश में हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर घर में जाकर लोगों से बात करना, पूछना कि उनके परिवार में कितने सदस्य हैं। और अगर इसमें जाति का कॉलम जोड़ा जाता है तो इसमें थोड़ी और जो है समय लग सकता है, क्योंकि फिर लोगों को अपनी जाति बतानी होगी कि वो किस जाति के हैं। कई लोग अपनी जाति के बारे में जानते नहीं है, परिचय नहीं है, तो उनको भी इस बारे में दिक्कत आ सकती है। तो ये भी एक मुद्दा इस जनगणना को लेकर रहेगा। लेकिन सरकार कह रही कि अब जनगणना का काम शुरू हो जाएगा और इसमें अब देरी नहीं होगी, क्योंकि जो कोविड की परिस्थितियां थी वो अब तक दूर हो चुकी है। एक और जो मुद्दा है जिसको लेकर के चर्चा लगातार हो रही वो है यूसीसी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड। पीएम मोदी ने इस बार लाल किले से एक नई बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सेक्युलर कोड होना चाहिए, सेक्युलर यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए। यानी वो ये कह रहे थे कि अभी तक जो कोड देश में है वो कम्युनल है, यानी वो किसी एक धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करता है। इस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना जरूरी है। सरकारी सूत्रों का यह कहना है कि उत्तराखंड जाकर की बीजेपी की सरकार है, वहां पर पहले ही यूसीसी को लेकर एक कानून बन चुका है, उसे अब लागू भी किया जा चुका है और अभी तक उसे किसी अदालत में चुनौती नहीं दी गई है। यानी उसकी जो लीगल टेस्टिंग है उस लॉ की वो अभी तक नहीं हुई है। अगर कोई देता है चुनौती, अगर सरकार इसमें जाती है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार इसी बात का इंतजार कर रही थी कि क्या रुख रहता है सुप्रीम कोर्ट का या अन्य कोर्ट का इस मुद्दे को लेकर। इसके अलावा जो अन्य बीजेपी शासित राज्य, कम से कम 5 राज्य ऐसे हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम जैसे, जहां पर कि यूसीसी को लेकर एक कमेटी बना दी गई है। बताया जा रहा है कि अगले 3 से 4 महीने में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी। वो रिपोर्ट्स आने के बाद इन तमाम राज्यों में अलग अलग वैसा ही कानून जैसे कि उत्तराखंड में बनाया गया है उससे मिलता जुलता कानून लागू किया जा सकता है और उसके बाद फिर केंद्रीय स्तर पर इस पर चर्चा शुरू होगी। लेकिन केंद्रीय स्तर पर यह जरूर कहा गया है कि इस पर सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करने की कोशिश सरकार अपनी ओर से करेगी। तो यूसीसी को लेकर के भी ये महत्वपूर्ण कदम सरकार अपने पहले 100 दिनों में उठाने जा रही है। एक और चौथा मुद्दा वो है माओवाद को लेकर। ये कहा गया कि 2026 तक देश से माओवाद आमूलचूल रूप से मिटा देना है और इसके लिए जड़ से मिटा देना है। और इसके लिए सरकार ने एक बड़ा रोड मैप बनाया है कि किस तरह से इस काम को आगे करना है। सरकारी सूत्र कह रहे हैं कि 2014 में जब मोदी सरकार आई थी उससे पहले देश के करीब 250 जिले माओवाद से प्रभावित थे। ये संख्या घटा करके अब केवल 43 पर आ गई है, यानी केवल 43 जिले इस वक्त देश के माओवाद से प्रभावित है। तो ये एक बड़ी सफलता सरकार को मिली है माओवाद से लड़ने में। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 6 महीने में 700 से भी ज्यादा माओवादी या तो पकड़े गए या उन्होंने हथियार डाल दिए या मारे गए। तो इस तरह से लगातार जो उनकी संख्या है वो घट रही है और ये उनके हौसले तोड़ने के लिए सरकार की जो योजना है उसमें एक बड़ी कामयाबी दिखाता है। तो ये कुछ प्रमुख मुद्दे जिनको लेकर के सरकार ने अपनी राय स्पष्ट की है। सरकार का स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि पश्चिम बंगाल, जहां पर कि लगातार महिला डॉक्टर के साथ हुए अत्याचार को लेकर, हत्या और बलात्कार के बाद जिस तरह का रोष है डॉक्टर्स में,
उसको लेकर के ममता बनर्जी सरकार कटघरे में खड़ी हुई है। ममता बनर्जी ने अपने इस्तीफे की पेशकश भी की है, लेकिन इस पर सरकारी सूत्रों का यह कहना था कि ये सहानुभूति छिन जाने के बाद लोगों की सहानुभूति, उनका समर्थन हासिल करने का एक तरीका मात्र है इस्तीफे की पेशकश, इसको गंभीरता से नहीं लिया सकता। लेकिन जब ये पूछा गया कि क्या वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, जैसे कि बीजेपी की स्टेट यूनिट लगातार मांग करती आई है, तो इस पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने का कोई विचार फिलहाल नहीं है। जम्मू कश्मीर को लेकर के भी स्पष्ट किया गया कि जम्मू कश्मीर में यूटी अभी बनाई गई है, इसको राज्य का दर्जा देने का सरकार का कमिटमेंट है और चुनाव के बाद इस बारे में फैसला होगा। लेकिन ये पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा, इस बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं है, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद निश्चित तौर पर सरकार इस दिशा में आगे कदम बढ़ाएगी। तो ये कई सारे मुद्दे जिनको लेकर सरकार ने अपनी राय स्पष्ट की है। 100 दिन पूरे हो रहे हैं और 100 दिन में सरकार की ओर से कहा गया कि 15 लाख करोड़ की योजनाएं इन पहले 100 दिनों में मोदी 3.0 में अप्रूव की गई है। इससे न सिर्फ महिलाओं का, किसानों का, युवाओं का, गरीबों का, सबका कल्याण होगा, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, SC ST OBC के लिए, सबके लिए इसमें कुछ न कुछ योजनाएं हैं और ये एक बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। इसके लिए जो ग्राउंड वर्क था वो पहले ही तैयार कर लिया गया था। पीएम मोदी ने चुनाव के दौरान ही अफसरों को बुला के कह दिया था कि जब पूरा देश चुनाव में लगा होगा तब आप ये काम कीजिए कि सरकार बनने के बाद पहले 100 दिनों में क्या क्या काम करना है। और इसीलिए जब सरकार बनी तो सरकार के सामने पूरा रोड मैप तैयार था और उसी के हिसाब से सरकार ने एक के बाद एक कई बड़े फैसले किए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे हो, चाहे सिविल एविएशन हो, चाहे पोर्ट्स हो, चाहे रोड्स हो, इनको लेकर के फैसले किए गए। साथ ही किसानों को लेकर कई बड़े फैसले किए गए हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में किए गए, स्पेस टेक्नोलॉजी में किए गए, इसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर में या फॉरेन अफेयर्स में, इन सारे क्षेत्रों में सरकार ने कोई ना कोई बड़े फैसले किए हैं। और अगर इनकी पूरी लागत जोड़ी जाए तो करीब 15 लाख करोड़ के ये फैसले हैं। इनसे निश्चित तौर पर भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने में मदद मिलेगी, ये सरकारी सूत्रों का दावा है। तो बात पते की में इतना ही। नमस्कार।